जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लेक्चर 1 को आज हम डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऑनलाइन लेक्चर शुरू में चलेंगे। बाकी 15 के बाद यूनिवर्सिटी खुल जाएगी तो वो कन्वेंशनल सिस्टम के ज़रिए से हम फिज़िकली वो लेक्चर बोर्ड राइटिंग के ज़रिए से देखेंगे या फेस टू फेस क्लासेस में चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लें, आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के कोर्स के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एक वर्ड है वो दो टर्म्स से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इन दोनों फील्ड को जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे हमें हासिल होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है इटसेल्फ, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें सबसे पहले इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड अलग पढ़ना होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलग पढ़ना होगा एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसके बाद शुरू होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन जो मेरी शेयर हो रही है उसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद एग्जांपल्स। तो इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। चार्ज पार्टिकल एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन पार्टिकल अराउंड इट। तो एक चार्ज पार्टिकल जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि इस तरह का होता है, उसके इर्द गिर्द जो रीजन ऑफ फील्ड्स निकल रही होती हैं, जो एक हल्का अराउंड द रीजन टूवर्ड्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर टूवर्ड्स यूनिट नेगेटिव चार्ज। तो जो रीजन्स बनती हैं, चाहे वो इनलेट हो या आउटलेट हो, तो वो रीजन जो इसके अराउंड बन रहा होता है इलेक्ट्रिक चार्ज के गिर्द, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स कहा जाता है। और ये फील्ड्स कुछ 5-8 नहीं होती, बल्कि ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फील्ड्स होती हैं जो इसके रीजन के इर्द गिर्द बन रही होती हैं। तो अगर आप इसे गौर से देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अराउंड होती हैं। सो ये चार्ज पार्टिकल आपके दो तरह के होते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज और यूनिट नेगेटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द पॉजिटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं और यूनिट नेगेटिव चार्ज के गिर्द नेगेटिव लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। डेफिनेशन कंटिन्यू करते हैं अगेन हम इसकी, जो कि हमारे सामने नज़र आ रही है। वी कैन कॉल द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड ऑन सराउंडिंग, यानी इर्द गिर्द इसका इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड बन रहा होता है एज इलेक्ट्रिक फील्ड। इट कैन बी also stated as electrical force per charge. Electric field is represented with E. तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को E से रिप्रेजेंट किया जाता है विद E, एंड न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इट। और इसका जो यूनिट है वो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम होता है। तो इसका फॉर्मूला डेफिनेशन से भी बनता है कि वो लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पर यूनिट चार्ज के हिसाब से इन्फ्लुएंस करती हैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहा जाता है। इसका एक डाइव फार्मूला भी है जो हमें कूलम्स लॉ से मिलता है। तो कूलम्स लॉ आप लोगों ने मैट्रिक में और सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा कि कूलम्स लॉ ने ये कहा था कि अगर दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन कहते हैं। और इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दरमियान अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी बढ़ जाएगी, और अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी कम हो जाएगी। तो डिस्टेंस से लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। और प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस से लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो कॉन्सेप्ट आया है ये न्यूटन ने हमें कूलम्स ने हमें दिया था, कूलम में। और ये बिल्कुल रिजेम्बलेंस कॉन्सेप्ट था जो न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ में हमें प्रोवाइड किया था। और इसी के रिजेम्बलेंस में जो कूलम्स ने हमें रूल प्रोवाइड किया था वो कूलम्स लॉ प्रोवाइड किया, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर न्यूटन का कॉन्सेप्ट है। न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कॉन्सेप्ट न्यूटन का है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन का कॉन्सेप्ट कूलम्स का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
एंड इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डिस्टेंस। अच्छा, इसके अंदर जो k है वो कूलम्स कांस्टेंट कहलाता है और उसकी वैल्यू 9 इंटू यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा प्राइमरी लेवल की क्लासेस में हमने डिस्कस किया है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट इस पे इन्फ्लुएंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट बी सीन, उसको देखा नहीं जा सकता, बट यू कैन ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ इट, लेकिन इसका इफेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यही कॉन्सेप्ट हम जो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का है या इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इसी तरह कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या मैग्नेटिक फील्ड का भी होगा, जो कि अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे होंगे। जिस तरह चार्ज करते हैं इस तरह मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल भी अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। तो इन फील्ड को देखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप मैग्नेट के साउथ और पोल को हाथ में लें और उन्हें चिपकाने की कोशिश करें तो चिपक जाएंगे। लेकिन अगर नॉर्थ और साउथ को आप अ, उसको चिपकाने की कोशिश करें तो वो नहीं चिपकेंगे, बल्कि वो रिपेल करेंगे, क्योंकि उनमें रिपेल की फोर्सेस यानी दफा की कुव्वत होती है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये फोर्सेस आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे सीन नहीं कर सकते। तो इफेक्ट ऑन हिट ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। To find the electric field vector of the charge at one point, we assume that as if there is a plus unit of charge there, मतलब एक चार्ज है इसका नाम a plus है। If you want to find the total electric field of the charge more than one, यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक से ज़्यादा अगर आप मालूम करना चाहते हैं, यू शुड फाइंड देम वन बाय वन एंड ऐड देम यूजिंग वेक्टर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज के साथ उन्हें यूज़ करते हुए एडअप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमने ये एक रीजन अराउंड द यूनिट पॉजिटिव चार्ज बनाया है, इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप इन्हें गिने तो ये 8 बनती हैं, ठीक है। तो ये 8 मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर हम देखना चाहते हैं तो इन तीनों मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर को ऐड कर लेंगे, तो इससे हमें टोटल लाइंस ऑफ फोर्सेस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की हासिल हो जाएंगी, और नेगेटिव की भी ऐसे ही हमें मिलेंगी कि इनकी टोटल फोर्सेस के जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड करने पे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइंस जो आपकी होती हैं आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही हैं तो उसके परपेंडिकुलर जाएंगी। और लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जाती, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ यूनिट पॉजिटिव की प्लेट हैं, उससे लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव चार्ज ऑफ फोर्सेस की प्लेट की तरफ ये मूव करेंगे। तो दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर बता रहे हैं, नेवर इंटरसेप्ट, ये एक दूसरे से इंटरसेप्ट नहीं करती, मतलब आपस में मिल के नहीं जाती, बल्कि डायरेक्टली अपनी अपनी लाइंस में मूव करती हैं। The electric field lines are parallel to each other, अगर वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी, we call this regular electric field and it can be possible between two oppositely charged plates, और दो oppositely charged plates के दरमियान यूज होगी। It can be between two opposite charged plates. E is the constant within these plates and zero outside the plates. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहीं पे मिलेगी, इसके बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ इसके राउंड अबाउट ही है। तो इसके अंदर ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, इसके बाहर या यहाँ से बाहर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो मिलेगी, यानी कि उसका मैग्नेटिक वहाँ ज़ीरो होगा, जबकि वो पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बिटवीन ही आपको मिल सकेगी। वी कैन फाइंड द ई इन दीज प्लेट्स बाय कनेक्टिंग अ पावर सप्लाई हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग फ्लोइंग फार्मूला। अब जैसे कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से होता है कि कैपेसिटर की एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट होती है और नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट होती है। कैपेसिटर हमारा दो नेचर का होता है, एक पोलर कैपेसिटर, एक नॉन पोलर कैपेसिटर। तो पोलर कैपेसिटर हमारा इस्तेमाल होता है डीसी में, डीसी करंट में, और जो नॉन पोलर कैपेसिटर है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती, वो एसी में इस्तेमाल होता है। तो एसी में नॉन पोलर इस्तेमाल क्यों होता है, क्योंकि उसकी पोलैरिटी नहीं होती, और एसी के अंदर नेचर ये होती है कि वो अपनी कंटिन्यूस करंट की नेचर को पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल में तब्दील कर रहा होता है। इसीलिए नॉन पोलर के अंदर आपका एसी करंट गुजरता है और वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो एक सोर्स है
पॉजिटिव सप्लाई की। अब देखिए यहाँ पोलैरिटी है, इसका मतलब ये डीसी का कैपेसिटर या सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे लगेगी। सॉरी ये बैटरी है, ये कैपेसिटर नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर की जो सोर्स होती है वो दोनों की प्लेट बराबर होती है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर हो। लेकिन जो बैटरी होती है उसके टर्मिनल पॉजिटिव बड़ा होता है और नेगेटिव छोटा होता है। तो ये बैटरी के ज़रिए से सोर्स की हमने पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव की सप्लाई को कनेक्ट कर दिया। तो अब जब हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो पॉजिटिव लाइंस ऑफ चार्जेस से प्लेट से निकल के ये पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और नेगेटिव प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, और इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपकी सप्लाई ऑफ चार्ज फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो कि हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट वोल्ट पर यूनिट डिस्टेंस भी होता है। देखिए वोल्टेज आपने प्रोवाइड कर दिया सप्लाई को, लेकिन जिस तरह से अगर आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया इसके दरमियान तो लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाएंगी। डिस्टेंस बढ़ने से लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाएंगी, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ने से लाइंस ऑफ फोर्सेस कम हो जाएगी। लेकिन प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कम होने से लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी। तो इससे हमें अंदाज़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस आपकी डिस्टेंस से इनवर्स रोटेशन होती है, जबकि वोल्टेज से डायरेक्ट रोटेशन होगी। आप जितना ज़्यादा वोल्टेज ऑफ सोर्स प्रोवाइड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्लेट चार्ज होंगी और उतनी ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से निकलेंगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के दो फॉर्मूले होते हैं, और इसके हमने एक फॉर्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है जिससे यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला वोल्ट पर डिस्टेंस भी होता है, वोल्टेज ओवर डिस्टेंस। तो इससे यूनिट बनता है आपका वोल्ट पर मीटर। तो दो फॉर्मूले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के और इसके दो यूनिट हो गए, और इसके कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में डिस्कस ही कर लिए हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती हैं। तो इसका मतलब ये अट्रैक्टिव नेचर है। पॉजिटिव से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगी और यहाँ से भी फ्लो होंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव का लाइंस ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम इसमें आगे बात करें कि आपने चार्जेस अगर सेम ले लिए तो सेम चार्जेस आर रिपेल विद ईच अदर, तो वो एक दूसरे को दफा करेंगे, मतलब अट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि रिपेल करेंगे। सेम एज नेगेटिव एंड सेम एज पॉजिटिव विद पॉजिटिव। तो ये जो कॉन्सेप्ट है चार्जेस का, ये हमें बताता है कि किस तरीके से हमारी लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान रिपेल करती है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के दरमियान रिपेल करती है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान आपकी अट्रैक्ट करती है। तो ये नेचर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की हमने यहाँ तक डिस्कस कर ली है। तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, जो कि हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया। इसी तरह इसके मज़ीद कॉन्सेप्ट भी हैं और वो चीज़ आगे भी इस तरह चलते हैं। तो फर्दर ये फॉर्मूले हैं इनके और डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हैं। तो हम आज बेसिक चीज़ें ही डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस चीज़ों पे हम जाएंगे लेकिन कुछ एक दो लेक्चर्स के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर स्फीयर। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक हमारा कंडक्टर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कंडक्टर ही हमारा एक वायर है, वायर हमारा स्फीयर होता है, गोल होता है, और वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि जब उसके अंदर से करंट गुजरेगा और अगर वो पॉजिटिव नेचर का होगा करंट, तो वो कंडक्टर भी पॉजिटिवली नेचर का हो जाएगा। अच्छा जी, तो देयर इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आएगी, क्योंकि इस कंडक्टर से, इस स्फीयर से अगर करंट गुजर रहा है तो ये कंडक्टर would going to be positively charged as distance increases from the sphere. If we increase the distance between sphere and a line of conductor, if we observe the electric field strength, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना चाहें, मेजर करना चाहें, तो ये जो आपका कंडक्टर है अगर हम इससे दूर जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इम्पैक्ट है वो कम मिलेगा, और इस कंडक्टर से हम अगर इस तरफ जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इम्पैक्ट कम मिलेगा।
और अगर हम इस डायरेक्शन यानी इसके अपोजिट जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ज़ीरो होता हुआ मिलेगा। और जितना हम कंडक्टर के करीब जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का जो इम्पैक्ट है या उसका जो रीजन है वो करीब होने के नतीजे में हमें ज़्यादा पता लगेगा। इंक्रीज फ्रॉम द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज फाइनली। अच्छा, हम वही इसलिए ये बताया कि दूर जाएंगे तो कम होगा, करीब आएंगे तो बढ़ेगा। As it's seen from the picture inside conductor sphere, electric field is zero। अच्छा, ये चीज़ भी ध्यान में रखें कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस इर्द गिर्द जा रही है ना इसके, जैसे आपको पता है कंडक्टर पॉजिटिवली पूरा चार्ज है तो उसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी, निकल रही होंगी, निकल रही होंगी, निकल रही होंगी, इन सब जगह पे वो निकल रही होंगी। लेकिन हम कंडक्टर के सरफेस पे बात कर रहे हैं। कंडक्टर के अगर इनसाइड बात करें यानी इस सेंटर वाले पॉइंट पे, तो इस वाले सेंटर पॉइंट पे लाइंस ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट जीरो है। जैसे आपने प्राइमरी लेवल की सॉरी कॉलेज लेवल की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है अर्थ के सरफेस पे, आप अपने घर पे बैठे होंगे, कहीं ना कहीं बैठ के लेक्चर सुन रहे होंगे, तो अगर कोई भी चीज़ आपके पास है ना, तो अगर आप उसको नीचे फेंकेंगे तो वो ज़मीन के गिर्द जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ग्रेविटी उसे खींचती है। अगर आप सरफेस के ऊपर यानी आसमानों की तरफ जाते जाएंगे तो आपको पता है कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी का इम्पैक्ट सिर्फ अर्थ के सरफेस के ऊपर है। अर्थ से के ऑर्बिट से बाहर जाके आपको ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो इसका अगर अपोजिट हम सोचें कि अर्थ के सरफेस से अगर हम इनसाइड जाएंगे तो वहाँ पर भी ग्रेविटी का इम्पैक्ट हमें कम होता हुआ मिलेगा। और अगर अर्थ के सेंटर में आप पहुँच जाएंगे तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट आपको ज़ीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ का इम्पैक्ट उसके सरफेस के ऊपर है, आउटसाइड भी ज़ीरो है और इनसाइड भी ज़ीरो, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस ग्रेविटी की जो है ना वो सारी एक्ट करती हैं सेंटर की तरफ भी और आउटसाइड भी। तो आउटसाइड जाते हैं तो ज़ीरो, और इनसाइड दी सेंटर ऑफ दी अर्थ जाते हैं तो वो भी आपको ज़ीरो मिलेगा, क्योंकि आप सेंटर में पहुंच के सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो कि इनसाइड एक्ट कर रही हैं वहां पहुंच के अपने आप को फील करेंगे कि यहाँ ग्रेविटी तो है ही नहीं। तो इस वजह से ग्रेविटी के ना होने की वजह अर्थ के सेंटर पे ज़ीरो है, क्योंकि वो सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस सेंटर में एक्ट करके अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो यही कॉन्सेप्ट इस स्फेयर के अंदर भी है कि स्फेयर के अंदर सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को जो इनसाइड एक्ट कर रही होंगी कैंसिल कर देंगी। तो अगर हम यहाँ पे इस फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस को ऑब्जर्व करेंगे तो वो आपको ज़ीरो नज़र आएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, चार्जेस का, चार्जेस रिपेल और अट्रैक्ट होने का, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। तो इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज वगैरह का निकला है, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट एटम के स्ट्रक्चर का भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो किस किस्म का होता है। तो होपफुली आप लोगों ने ये पहले भी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन वो आपको ज़रा बेसिक तरीके से नज़र भी आ जाएंगी। तो मेजॉरिटी को ये चीज़ पता होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़रूर बताऊँ उसके हवाले से। तो एटम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बहुत क्लियर होगा कि एटम के कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल हैं और आसान भी हैं। वो ये है कि एटम के सेंटर पार्ट में जो चीज़ होती है उसे कहते हैं न्यूक्लियस, और एटम के जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं उन्हें कहते हैं ऑर्बिट्स। शेल को ऑर्बिट्स भी कहा जाता है, और सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ऑर्बिट्स या शेल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल यानी नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी न्यूक्लियस नेगेटिव चार्ज के साथ, और प्रोटॉन जो होते हैं वो स्टैटिक रहते हैं, वो मूव नहीं करते। और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके अलावा एटम के दो हिस्से होते हैं, जिसको शेल कहते हैं, शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन वजन में भारी होता है, और इलेक्ट्रॉन वजन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हल्का होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वजन में बराबर होते हैं।
चार्ज में जितने नंबर ऑफ चार्ज प्रोटॉन के न्यूक्लियस में होंगे उतने नंबर ऑफ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है,